ना हालात ने रोका, ना सपनों ने झुकना सिखाया। हर दर्द को इन्होंने अपने चाल से लिखना सीखा। ज़मीन से उठकर जज़्बात को उड़ान दी, ये सिर्फ़ डांसर नहीं, एक पहचान बने। आज हम स्वागत करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने डांस कला के क्षेत्र में लगातार 17 साल से अपने ज़िंदगी का वो लम्हा दिया है, वो उम्र बिताया है लोगों के साथ जो इनको और कुछ करने पर और कुछ दूसरी चीज़ों को सीखने पर मजबूर करता था। लेकिन आज उन्होंने अपने उस उम्र से इस कला को चुना जिस कला की आज देश भर में उतनी कीमत नहीं है जो इनको विदेशों में जाके पहचान मिलती है। आज स्वागत करते हैं द खान शो में अभिषेक कुमार की और उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अभिषेक सर, कैसा लग रहा है आपको द खान शो पॉडकास्ट में आने के बाद? बढ़िया लग रहा है। जाने के 2 दिन पहले आपका इनविटेशन आया मुझे यहाँ पे आने का, और काफी काफी एक्साइटेड है आगे के इंटरव्यू के लिए। होपफुली सब अच्छा जाए, और अगर कुछ बढ़िया कर पाए सोसाइटी के लिए तो काफी खुशी होगी। सबसे पहले सर हम आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले इसके बारे में बताएं। मैं गया जी से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा जन्म वडोदरा गुजरात में हुआ था, और मैं 4 साल की उम्र में गया शिफ्ट हो गया था अपने पेरेंट्स के साथ। तो मेरी एजुकेशन हुई है मॉडर्न अकादमी से। मैंने अपना 10th का मैट्रिकुलेशन किया है, और उसके बाद पढ़ाई गया कॉलेज से किया आगे की। और डांस में रुचि था, डांस करते गया, और जो भी कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, यहीं पे सीखा है, यहीं पे आगे बढ़ रहा हूँ, यहीं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो मैं गया जी से बिलोंग करता हूँ। जब आप डांस सीखना शुरू किए तो आपके घर वाले आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, और पहला डांस आपने कब शुरू किया, कौन सी क्लास से शुरू किया, किस वर्ष में शुरू किया? जब डांस शुरू किया तो समय काफी छोटा था, तो पेरेंट्स का उतना ऑब्जेक्शन था नहीं इस चीज को लेके। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि छोटा था, तो उतना कोई टेंशन था नहीं पेरेंट्स को। बट जैसे जैसे उम्र बीती तो काफी क्वेश्चंस आने लगा पेरेंट्स के मन में कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सही था, गलत था नहीं, पर मेरे पास उस समय कोई आंसर था नहीं, क्या आंसर देना है। तो मैं अपने पैशंस को फॉलो करते गया, और जो मेरी पहली क्लास थी, मैं स्टेप अप डांस अकादमी में सीखता था। हमारे टीचर का नाम सागर गुप्ता था, और काफी स्ट्रगल से सीखा हूँ। और पेरेंट्स को कन्विंस करना इजी नहीं था, बिकॉज पेरेंट्स मेरा अच्छा भला सोच रहे थे, पर समय के साथ सब कुछ आसान होते गया, और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे। घर वालों ने आपको उसी तरीके से सपोर्ट किया जिस तरीके से आप चाहते थे कि हमको घर वाले आगे बढ़ने के बाद, जब उम्र आपकी बढ़ने लगी तब तब क्या रहा? नहीं, घर वालों का प्रेशर तो था, वैसा सपोर्ट जैसा सबको चाहिए हुआ था वैसा मिला तो था नहीं मुझे। पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, सामने आके उनके अंदर जो क्वेश्चन था क्वेश्चंस करते थे, बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ उनका नहीं था, क्वेश्चन सोसाइटी का था, रिलेटिव्स का था। वो उनके माइंड में प्रेशर डालते थे कि बच्चा क्या करेगा, ये लाइन ये पैसा ये तो कैरियर हो नहीं सकता है। पर मेरा अपना सपना था, पैसा मुझे इसी में कैरियर करना था। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ते गया, प्रेशर ज्यादा बढ़ते गया। बट समय के साथ बोले, जब आपका लक्ष्य क्लियर हो आपको क्या करना है, तो कोई भी परेशानी बीच में आती है तो आप उसको हल कर लोगे। वही मेरे साथ मेरा एक क्लियर मोटिव था, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और मैं उसको फॉलो करते गया। जो भी परेशानी आई उसको हंस के इजी से हैंडल करते गया, और वैसी दिक्कत आई, बट आज मैं यहाँ हूँ, और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं जो चाह रहा था मैं वो कर रहा हूँ। आपने बचपन में किसको अपना डांस का इंस्पिरेशन माना? किसको आपने बचपन में देखा कि हाँ भाई ये डांसर है तो हम भी बन सकते हैं और हम इनकी तरह बनना चाहते हैं? एक्चुअली डांस को लेके तो इंस्पिरेशन कभी लाइफ में ऐसा नहीं, डांस तो मैं सबको करते देखा, तो मेरे अंदर एक वो बोलते हैं ना, बच्चे के मन में ख्वाहिश लग जाता है कि मुझे ये करना है, क्योंकि लोगों का तालियां मिलेगा, काफी लोग खुश होते हैं देख के। तो ये सोच के मैंने किया था, काफी लोगों को देखा है। बट अगर इंस्पिरेशन की बात रहे तो रियल लाइफ इंस्पिरेशन मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन। बिकॉज उसका स्ट्रगल देखा है, कम उम्र में शादी हो जाना, उसके बाद बच्चा हो जाना, बट पढ़ाई इंडिया टॉपर है अपने बैच की, 2008 में इंडिया टॉप की थी। उसको प्रेसिडेंट से सर्टिफिकेट मिला है, उसको पूरे डीएवी रोटरी में फ्री ऑफ कॉस्ट 11th-12th का क्लासेस की है, प्रॉपर हर कुछ का। तो वो देख के लगता है जो वो लड़की होकर मेरे घर से कर सकती है, और आज वो अच्छे जगह पे सेल्फ इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट जॉब कर रही है। तो मुझे लगता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, जबकि मेरे पास थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज होता है, क्योंकि आपको पता है बिहार का क्या स्थिति था आज से 10-15 साल पहले। तो वो सब कुछ रहा, वही इंस्पिरेशन थी। और डांस तो मैंने काफी लोगों को देखा है, और सारे लोग अच्छा करते हैं अपने जगह पे, कोई भी आर्टिस्ट बुरा नहीं होता है अगर वो आर्ट फॉलो कर रहा है सही तरीके से। तो लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि एज अ डांसर आपने पहला जॉब कहाँ किया और कैसे पाया उस जॉब को? तो ये तो काफी पुरानी बात है। जब आज से मैं 17 साल पहले मैंने कोरियोग्राफी शुरू किया था, तो मन में था क्लास खोलने का, क्योंकि सबसे पहले क्लास खोलना था कि मैंने स्ट्रगल किया था कि पैसे के कारण सीखना बंद हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। तो मेरा शुरू से सपना था मैं अभी क्लास खोलूंगा, फ्री क्लास खोलूंगा। तो बट खोल तो लिया था क्लास, पर पता नहीं था चलाना कैसे, मेरे पैसे पैकेट में थे नहीं। तो मैंने एक स्कूल में, मेडिकल के पास कोई स्कूल है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं स्कूल का, 17 साल पहले गया था। तो मेरे को पर आवर के लिए उन्होंने बुक किया था क्लास करने के लिए।
तो मुझे पर आवर 60 रुपीज मिलती थी उस समय, 1 घंटे की 60 रुपए। 60 रुपए। तो उस समय 60 रुपए मिलते थे 1 घंटे की। तो मैं 1 घंटे करता था उनके पास, हर पूरे मंथ में तो कुछ पैसा बन जाता था। तो मैंने सोचा जब 1 घंटे में 60 कमा रहा हूँ तो और क्यों ना कमाऊं। तो मैं 1 घंटे वहां जाता था, उसके बाद 1 घंटे किसी और स्कूल में जाता था। वैसे करते करते मैं 3-4 स्कूल करता था पर डे। तो मेरे पास कुछ अमाउंट आ जाता था, वो अमाउंट मैं अपने क्लास में डालता था ताकि मेरे क्लास का रेंट चला जाए, जो भी इलेक्ट्रिक बिल आता है वो चला जाए। तो ये ऐसा ही करके मेरी पहली जॉब थी। और जैसे मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, मैंने इसको डिमोटिवेशन की तरह नहीं लिया कि मैं कम कमा रहा हूँ और लोग मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं। जो भी आ रहा था अच्छा आ रहा था, मेरा क्लास चल रहा था, बच्चे वहां पे सीख रहे थे। तो इस तरीके से मेरा पहला जॉब था जो मैंने 60 रुपए के घंटे के हिसाब से कमाया था। और उसके बाद चीजें बढ़ती गई, पैसे की कीमत बढ़ती गई और मुझे ज्यादा भी मिलने लगा, तो और आसान होते गया मेरे लाइफ में मेरे काम को करने में। पहला क्लास आपने कब खोला, डांस क्लास? पहला क्लास मैंने 2011 में डाला था। 2011 में मैंने अपना पहला क्लास डाला था राजेंद्र आश्रम के पास, ऑसम डांस क्रू के नाम से। मेरे को नाम समझ में नहीं आता, मेरे बच्चों ने मुझे नाम दिया था, मेरे साथ जो थे, सर आप ऑसम हो, ऑसम डांस के नाम रख दो। तो मैंने ऑसम को स्पेलिंग चेंज करके OUSM करके नाम रख दिया था अपने क्लास का। तो ऑसम डांस क्रू से चलाया था, पर नाम में कुछ नहीं रखा था, मेरा काम मुझे करना था और वही मैं करते रहा। और तो जब आप पहला क्लास खोले एज अ टीचर, डांस टीचर, तो पहला ऐसा कौन सा स्टूडेंट आपको मिला और उस समय स्टूडेंट कितने आया करते थे आपके? मेरे पास मेरा पहला स्टूडेंट गया में एक संदीप नाम का लड़का था, गया में, जब मैंने गया में क्लास खोला था। और उस समय मेरे पास बच्चे तो शुरू में काफी दिक्कत होते थे आने में, क्योंकि क्वेश्चंस सबके मन में होता था फ्री क्यों सिखला रहा है, ये नहीं कि फ्री तो क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, टीचर अच्छा नहीं। आपका जब आपने पहला जब इंस्टीट्यूट खोला अपना डांस का, तो उस वक्त से आप फ्री सिखा रहे हैं? हाँ, मैं शुरू से ही स्टार्टिंग डे से फ्री सिखला रहा हूँ। एक कभी भी चार्ज नहीं किया आपने? कभी भी कोई चार्जेस किसी बच्चे से नहीं बहुत किया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिकॉज मैं अपने लाइफ को उन पे देखता हूँ। मैंने काफी स्ट्रगल किया जब पैसा नहीं था मेरे पास। काफी लंबी स्टोरी है, पर बच्चे धीरे धीरे बच्चे आना शुरू हुए। 6 मंथ लगा था मुझे क्लासेस चलाने में, तो मेरे पास लगभग 50 बच्चे से ऊपर ही आ चुके थे और सारे लोग फ्री थे, सारे को फ्री सिखलाता था। तो शुरू में हार्ड था, बट बड़े बच्चों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सारे क्लास को संभालना, मेरा सारा चीज देखना, तो चीजें आसान होती गई मेरे लिए। कभी बर्डन बना नहीं लाइफ में कि ये चीज हार्ड है। ये फील कैसे हुआ आपको कि मतलब बच्चे फ्री में क्यों सिखा रहे हैं? पेरेंट्स ऐसा बोला करते थे कि फ्री में क्यों सिखा रहा है, कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो ये कैसा आपने किस तरीके से फेस किया आपने? तो रीजन क्या था ना कि जब मैं क्लास में, मेरे गया में और भी क्लासेस थे, मेरे इर्द गिर्द और भी क्लासेस, सारे लोग पैसा लेते थे। तो उनका कहना था कि अगर कहीं पे फ्री में मिल रहा है, मतलब 1 दिन जा सकते हो, 2 दिन जा सकते हो, पूरे मंथ आप फ्री में सिखला रहे हो, तो इसका मतलब आपका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है कि लोग आपके पास जा रहे हैं। और मेरे पास फॉर श्योर एक्सपीरियंस कम था, मैंने स्टार्ट किया था चीजों को, तो मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज सबके मन में अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी ओपिनियन है, सबका रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। पर मुझे पता था कि जितना ज्यादा मैं काम करूंगा, जितना ज्यादा मैं अपॉर्चुनिटीज लाऊंगा, उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट मुझ पर बनता जाएगा। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं और भी भेजते थे, तो वहां उनको पैसा देना पड़ता था। बट जब कभी होता है डोर टू डोर विजिट करना होता है आपको, अगर बच्चे आपके पास आए 2 दिन के लिए, फिर बच्चे नहीं आ रहे, तो आपका फर्ज बनता है बच्चों के घर जाओ। तो मैं बच्चों के घर भी गया हूँ, उनके पेरेंट्स से बात भी किया हूँ, कुछ लोगों को कन्विंस कर पाया हूँ, कुछ बहुत लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया था उस समय पे। तो जिनको भी कन्विंस कर पाया था वो बच्चे आज मेरे साथ है, कुछ बाहर है, आज कुछ पढ़ाई कर रहे हैं बाहर। तो ये चीज आसान नहीं थी, बट इतना भी हार्ड नहीं था, पैशन क्लियर था, करना है तो करना है। अच्छा, ये बहुत मुश्किल चीज है ये डिस्कस करना, और हम चाहते हैं कि ये दर्शक भी हमारे सुने कि आपने फ्री इंस्टीट्यूट खोला डांस का, बच्चे आते रहे, नहीं आए तो आप डोर विजिट किए, इन सारे चीजों का कोई तो एक बड़ा रीजन, इमोशनल रीजन होगा कि आप इतना समाज के लिए किए क्यों? कुछ तो एक बड़ा रीजन होगा, हम वो जानना चाहते हैं। बड़ा रीजन मैं बताता हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में डांस कर रहा था, जो आपने बोला, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ था लाइफ में, तो मुझे घर से मम्मी बोलती थी, मम्मी सपोर्ट करती थी कहीं ना कहीं, पर उनके अंदर डर था कि बच्चा नहीं कुछ करेगा तो कल को क्या करेगा जब हम लोग नहीं रहेंगे तो। पर मैं बताता हूँ, मैंने डांस छोड़ दिया था बीच में सीखना, बिकॉज पैसा नहीं था। मैं आपको पर्सनल लाइफ स्टोरी बताऊँ, मैं कोचिंग जाता था पढ़ने विद्यार्थी केमिस्ट्री में, जो हमारे केमिस्ट्री क्लासेस नूतन नगर में। मैंने वहां पे 2-3 मंथ कोचिंग किया था, फिर मैं कोचिंग जाता नहीं था, मैं कोचिंग का पैसा डांस क्लास में देता था, और मम्मी को पता नहीं था, मैं टाइमली वैसे ही निकलता रहा टाइम पे। एक टाइम पे जब सर का कॉल आ गया था उस समय मम्मी को, कि मम्मी ने फोन किया था क्लास में किसी रीजन से, सर बोले वो तो आ नहीं रहा है, रजिस्टर चेक करके। मम्मी मेरे को दूसरे दिन फॉलो की थी क्लास में, और मैं मम्मी को दिख गया, मैं दूसरे जगह चला गया, तो मम्मी मेरे को क्लास में आगे कान पकड़ के ले गई थी घर। तो मैं तो क्लास में छूट गया था, फिर पैसा देना बंद हो गया गार्जियन से, कि तो पैसा कहीं और फेंक रहा है। पर करना था, मैं कहीं बाहर भी भागा हूँ डांस के लिए, एक टाइम का खाना खा के भी रहा हूँ, कहीं पे बाथरूम साफ किया अपने क्लास में, बिकॉज टीचर का कहना था उस समय कि क्यों तुमको फ्री में सिखलाएं, बिकॉज कुछ कर नहीं रहे हो तो पैसा तो जरूरी उनको भी कमाना था। तो मैं क्या करता था, क्लास को झाड़ू लगाता था, क्लास को खोलता था मॉर्निंग में 8 बजे, ताकि उनका सारा अरेंजमेंट मैं कर दूं, मेरे को सिर्फ एक क्लास करने देना था। तो सर ने मदद किया था, मैं उसके बाद क्लास वहां पे कर रहा था, काफी परफॉर्मेंस सर के साथ किया था, तो एक्सपीरियंस ज्यादा मिली। कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं
जब आप शहर छोड़कर दूसरे शहर गए, वहाँ आपको डांस सिखाने का पैशन रहा, तो वहाँ कैसे आपने सरवाइव किया? क्योंकि वो आपका शहर था नहीं और बाहर रहना, आपका खुद का खर्च, फिर डांस सिखाने का खर्च, तो इन सबको कैसे आपने मैनेज किया और कहाँ से ये शुरुआत की? मैं पहली बार कोलकाता भाग चला गया था कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता उस समय आर्ट का हब होता था। मुंबई एक है जहाँ पे आप लास्ट पहुंचना चाहते हो कुछ इंडस्ट्री में काम करने के लिए, बट अगर आर्ट सीखना था तो कोलकाता काफी पॉपुलर था उस टाइम पे आर्ट के लिए। गुरुद्वारा में रहता था मैं गुरुद्वारा में मैंने रहा है, गुरुद्वारा में सोने को मिल जाता था, हम्म। खाने का एक टाइम का मिल जाता था। हम्म। और जो मैंने बताया कि झाड़ू लगाना होता था क्लासेस में आपको, तो मैंने एक क्लास में पता किया था, सर को बोला मैं बिहार से आया हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास। तो सर ने मुझे वही किया था कि ठीक है तुम क्लास का केयर टेकर करो, तुमको सिर्फ को रेडी करना है और तुमको मैं फ्री सिखलाऊंगा। तो मैंने वहां पे 6 मंथ का क्लास किया था और सोने का था, मेरे गुरुद्वारा में सोना है। तो वो चीज याद है अभी भी कि उस समय ये नहीं सोचा था कि मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा, बट उस समय ये पक्का था कि मुझे यही करना है। और अब याद करता हूं तो प्राउड फील होता है कि उस समय को याद करके कि अगर उस समय नहीं इस चीज को मैं कंटिन्यू किया होता तो आज शायद जो भी है मेरे पास, और भगवान की तरह सब कुछ अच्छा है, अगर वो नहीं होता मेरे पास। और अभी और बहुत कुछ लाइफ में हासिल करना है, तो उसके थ्रू मैं उसके आगे जा रहा हूँ। आपके बच्चे जब ये बात सुनते होंगे तो उनको तो और प्राउड फील होता होगा कि हमारे सर तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सर कितना स्ट्रगल किए हैं। तो कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसे अपने स्टूडेंट के का इंसिडेंट बताइए जो आप ही की तरह स्ट्रगल करके वो भी डांस में उतनी ही रुचि रखता है। अभी जब पिछले 10 साल से मैं बोध गया में क्लास चला रहा हूँ, बोध गया में उस क्लास का नाम है क्री एक्टिंग इंडिया, क्रिएटिव एक्टिंग, बिकॉज हम एक्टिंग और डांसिंग दोनों का क्लासेस चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब मैं पहली बार क्लास हुआ था, माजिद आलम करके एक बच्चा मेरे पास आया था, मेरे पहले क्लास का, मेरा पहला स्टूडेंट है बोध गया का। उसको उसको देखता हुआ स्कूल से मैंने उसे बुलाया था अपने पास करने के लिए। अभी तक मेरे साथ, अभी तो मेरा पूरा क्लास संभाल रहा है, वो क्रिएटिंग इंडिया का पूरा ब्रांच एनजीओ हमारा पूरा संभाल रहा है अकेले, वो 21 साल का बच्चा है। उसके फैमिली से, उनकी फैमिली उतनी इनफ प्रिविलेज नहीं है मनी वाइज लेके, पर काफी प्रॉब्लम है उसके लाइफ में भी। बट उसको देख के लगता है कि जो लाइफ देखा है उसका ना, जितने अच्छे से मेरे को फॉलो अप किया है वो शुरू से, मेरे हर एक मूवमेंट को ध्यान से देखता है, कैसे कर रहा हूँ, कहाँ किससे बात कर रहा हूँ, मेरा अगला सोच क्या है चीजों को लेकर, मैं हर चीज को ऑब्जर्व करता है, सिर्फ डांस को नहीं, मेरे हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है। हर एक जो भी मेरा काम होगा आगे का जो होने वाला है, हर में उसका पूरा सपोर्ट होता है। तो मेरे को पता है उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उसको सपोर्ट भी कर रहा हूँ, मैं उसको बट फुली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि हर चीज से कि तुम्हारा हर कुछ मैं कर दूंगा। बिकॉज उस लड़के को जो अगर वो मेरे को पूरे तरीके से फॉलो कर रहा है तो मेरे तक को पूरे तरीके से फॉलो करेगा आगे जाके, अब मुझे पूरा विश्वास है आगे जाके कुछ करेगा। तो जब मैंने उससे अपने लाइफ के बारे में शेयर किया था, डिस्कशन पूछा था, भैया कैसा है आपका लाइफ, क्या आप कैसे किए, जब बताता हूँ तो उसको रोते भी देखा है सामने, उसको प्राउड फील करते भी देखा है मेरे को लेके। और जो रिस्पेक्ट मिला है माजिद और भी बच्चों से वहां पे, वो रिस्पेक्ट ही सब कुछ है मेरे लिए। रिस्पेक्ट इन सेंस वो क्या बताऊं, काफी प्यार मिलता है बच्चों की तरफ से, काफी बच्चा पेरेंट्स भी काफी प्यार देने लगे हैं अब। तो माजिद आलम वो बच्चा है जो कि अभी भी इंस्पायर कर रहा है मुझे हर चीज को लेकर, जिस तरीके से रहता है, कोशिश कर रहा है चीजों को सीखना, गलतियां करता है बट अभी यंग है। मैंने भी बहुत गलतियां की अपने टाइम पे, मुझे नहीं पता था क्या सही क्या गलत, तो वो माजिद आलम का मैं बताऊंगा जो कि आप ही की तरह आप ही की हाँ तरह स्ट्रगल करके वो आप ही डांस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी, इस तरीके से बच्चे इस हमारे बात पास लोग। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलता है और कहाँ कहाँ से आप सपोर्ट लेकर बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि अपने शहर वासियों को, या चाहे जहाँ से भी वो बच्चे देख रहे हैं जो डांस में रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि आपसे सीखें, तो उनको आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि किस तरीके से वो आपके पास आकर, जो बच्चे मतलब प्रिविलेज्ड हैं वो आपको पे कर कर, जो अंडर प्रिविलेज है वो आपको पे ना कर कर, किस तरीके से आपके पास आकर फ्री में सीख सकते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या प्रोसेस है इसका। मैं तो सभी को यही बोलूंगा कि चाहे वो डांस हो, चाहे वो कोई भी आर्ट हो, या कोई भी एज किसी फील्ड में हो, सबसे पहले जरूरी है कि तुमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ कि मुझे ये करना है। अगर तुमको डांस में करना है या एक्टिंग में करना है, किन्हीं को भी कुछ भी अगर करना है, तो मेरा क्लास ओपन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे कभी प्रिविलेज होते ही नहीं है, पेरेंट्स प्रिविलेज होते हैं। नहीं, जब आपके पास आने का क्या प्रोसेस है सर, वो बताएं आप प्लीज। प्रोसेस कोई ऐसा कोई बड़ा प्रोसेस है नहीं, आप हमारे क्लासेस में आइए। हमारा क्लासेस है 2 मोहान डेल्टा होटल के सामने, जो कि भी टेम्पोररी चल रहा है। और मैं बता दूं नेक्स्ट ईयर हमारा एक बड़ा स्कूल बन रहा है बोध गया में, जो कि डांस और थिएटर का स्कूल है, जहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सर्टिफिकेट और डिग्री भी करवाई जाएगी बाहर की यूनिवर्सिटी से। तो वो अभी प्रोसेस चल रहा है। तो आपको सिर्फ आना है अपने आईडी कार्ड के साथ। अगर आप अंडर 18 है तो आपको अपने पेरेंट्स का साइन चाहिए होगा, ताकि आपके पेरेंट्स अलाउड है, तो आप हमारे सेंटर पे आइए। कोई प्रोसेस नहीं है, बस आप आइए और आप सीखने के मन से आइए, आप सीखिएगा वहां पे। ऐसा कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है हमारे पास ज्वाइन करने का, बस उनको आना है और सीखना है। आपकी वेबसाइट या आपके किसी और तरीके से आपको रीच करना चाहें तो क्या, कहाँ से रीच कर सकते हैं? हमारा वेबसाइट भी है, हमारा वेबसाइट क्री एक्टिंग इंडिया के नाम से है। अगर आप गूगल पे टाइप करते हो क्री एक्टिंग इंडिया, तो आपको सारा डिटेल हमारे बारे में मिल जाएगा।
और बाकी फोन नंबर जो भी है, इंस्टाग्राम आईडी या फिर सारा कुछ गूगल पे इंस्टॉल्ड है। तो आप एक बार क्री एक्टिंग इंडिया करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। या द खान शो से भी आपको अगले कुछ से इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप जरूर देखिएगा इस शो को। तो अब आते हैं बात पे कि आप 120 बच्चे को लगातार सिखाना, दैट्स नॉट इजी थिंग, कि फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, बच्चों को सिखाना बिल्कुल पैसा लगता है। तो ये जो पैसा आ रहा है तो वो कहाँ कहाँ से आ रहा है? आपकी अर्निंग्स है, आप बाहर से ला रहे हैं, या कोई फंड कर रहा है आपको? इन सब चीजों के बारे में थोड़ा आप बताएं। कुछ साल पहले तक जब मैं बता रहा था कि आपने बताया था मैं यूरोप बच्चों को लेके जाता हूँ, मैं जर्मनी लेके जाता हूँ बच्चों को यूरोप के टूर पे, तो वहां पे हम लोग का परफॉर्मेंस होता है यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, ऐसे जगह बच्चे जाते हैं, वहां के बच्चों से मिलते हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस होता है, तो उससे पैसा आता है हमारे पास प्रोग्राम करने का। तो वो भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। बट लास्ट 2 ईयर से बताऊं, मैं 2023 से मैं खुद जर्मनी में शिफ्ट हूँ और मैं वहां पे जाके काम कर रहा हूँ। 6 मंथ जर्मनी में रहता हूँ, 6 मंथ इंडिया में रहता हूँ, अपने एनजीओ में काम करता हूँ। तो जो मैं अभी मैं सेल्फ फंडेड हूँ, मैं खुद को काम को खुद से शुरू से फंड करते आया था, बट छोटा प्रोजेक्ट था। अभी मैंने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया तो ये बड़ा हो गया है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर खुद से फंड कर रहा हूँ, बाहर रह के जो भी मेरा अर्निंग है, जो भी मैं काम करता हूँ, अपने ट्रस्ट में लगाता हूँ, अपने बच्चों के पीछे लगाता हूँ। तो मेरे पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है कहीं किसी जगह से, इंडिया से या बाहर से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, पर बोलते हैं ना, मेरा मन है करने का तो मैं कहीं ना कहीं से तो कर ले रहा हूँ। तो ये मेरा खुद का काम है, खुद से खुद को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आप जर्मनी में गए तो वहाँ जो आप वर्क करते हैं, आप 6 महीना वहाँ रहते हैं, वहाँ आप डांस सिखाते हैं या कुछ और भी करते हैं? सिर्फ डांस मैं बोलूंगा, पहले प्रैक्टिकल डांस ही वहां पे नहीं करता हूँ मैं। फिजिकली तो अलग मेरा अपना पैशन होगा, मैं करता ही हूँ। बट मैं एज लेक्चर प्रोफेसर भी जाता हूँ, गेस्ट प्रोफेसर बन के यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहा हूँ, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो वहां पे मैं यूनिवर्सिटीज के ऑडिटोरियम में जाके बच्चों के साथ बात करना। बच्चे मीन सॉरी मेरे से बड़े होते हैं एक्चुअली, कभी कभी मेरे से बड़े लोग मिल जाते हैं, तो मास्टर्स के स्टूडेंट हो गए, बैचलर्स के स्टूडेंट हो गए, या 11th 12th या ग्रेड 13th क्लास तक क्लासेज भी चलती है। तो उनके बीच जाना, उनका जिनका पैशन है ना कि आप सिर्फ डांस के फील्ड पर नहीं, किसी फील्ड में, तो मैं उनसे बात करता हूँ, उनके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। अगर कोई डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस भी आ जाता है हमारे पास कि इंडिया में इसका कैसा इस सिचुएशन है, जर्मनी में कैसा करा, यूरोप में, तो वो सारे चीज पे डिस्कशन करना। दूसरा फिजिकल क्लास बच्चों को डांस का, एक्टिंग का देना। और हो गया फेस्टिवल से फ्लैश मॉब भी मैंने काफी कुछ कर रखा है यूरोप में। मैं 200 500 2,000 लोगों के साथ मैंने बॉलीवुड फ्लैश मॉब किया जर्मनी में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया में। तो मैं लाइव फ्लैश मॉब भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। फ्लैश मूव एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आसान शब्दों में कि वो क्या होता है। फ्लैश मॉब होता है हर चीज का, फ्लैश मॉब हर जगह पे लागू हो सकता है, या वो डांस हो, या फिर वो नुक्कड़ हो जाए, एक्टिंग का हो जाए, या फिर वो जिन बोलते हैं हम लोग योगा मॉर्निंग में होता है। तो वो जब आप स्ट्रीट में आते हो लोगों के बीच, जिनको पता नहीं है कि क्या होने वाला है इस इनके इर्द गिर्द, तो हम म्यूजिक बॉक्स लेके और 500 2,000 बच्चों के साथ पहले मैं काम करता हूँ, लोग के साथ, एडल्ट्स और बच्चों के साथ। वो सारे लोग वहां पे एज ए नॉर्मल ऑडियंस घूमते रहते हैं, और एक बार म्यूजिक प्ले होता है, सारे लोग ऑडियंस से निकल के प्रॉपर बॉलीवुड डांस करते हैं। तो वो जो क्राउड होता है ना, तो वो मैंने बर्लिन में भी कर रखा है, जो कैपिटल है जर्मनी की। मैंने पोलैंड में वार्कलो करके जगह वहां पे कर रखा, नीदरलैंड में मैंने किया, एम्स्टर्डम में जाके, मैंने यहाँ फ्रांस में भी कर रखा है जाके। तो वो सारा कुछ करना, और अपने आप को मैं इस तरीके से मैं प्रमोट करता हूँ, तो लोग मेरे को जानते हैं ऐसा कुछ हो रहा है। और ये सारा कुछ होता है, मैं स्कूल्स में जहां सिखलाने जाता हूँ ना, वहां के बच्चों को सिखलाता हूँ, उनसे बोलता हूँ इस टाइम में मिलेंगे, यहाँ फ्लैश मॉब करेंगे। तो स्कूल भी सपोर्ट करती है। इस तरीके से मैंने काफी कुछ वहाँ पे बॉलीवुड इंडियन स्टाइल्स को मैंने काफी प्रमोट किया वहां पे जाके। जब आप यहाँ से जाते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉलीवुड का गाना बजता होगा, तो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते होंगे वहां पे। और वहां पे किस तरीके से बॉलीवुड को देखा जाता है? मैं बताऊं, बॉलीवुड का एक ही फंडा है बाहर, हर जगह, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। बॉलीवुड एनर्जी है। बॉलीवुड एक खुद में एनर्जी है। जो गाना जो होता है, गाना होता है हमारे बॉलीवुड का, तो वो एनर्जी है लोगों के लिए। जब वो म्यूजिक आती है ना कान में, क्योंकि म्यूजिक हमारा जोन अलग है, जेनर हमारा पूरा अलग है म्यूजिक का, तो वो काफी लोगों को अच्छा लगता है सुनने में। जितना ज्यादा पीछे ड्रम का, ढोलक का, ये जो म्यूजिक आता है ना, तो लोग काफी एंजॉय करते हैं। बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में बॉलीवुड सिर्फ पंजाबी डांस था, बन के रह गया था। जब मैं शुरू में स्टार्ट किया था, जब भी म्यूजिक बजता तो उनके हाथ यही चलते थे, और कुछ उनको समझ में नहीं आता था कि ये यही है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बॉलीवुड कुछ और भी है, तो मैं वही कर रहा हूँ। और भी मैं देखता हूँ कि काफी अप्रिशिएट करते हैं लोग बाहर, बॉलीवुड गाने को भी, मेरे काम को भी, हर चीज को लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं। जो मैं लैक कर रहा था अपने जगह पे, वो मुझे बाहर मिला है। डांस या आर्ट या आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट इंडिया में बेहतर है या इंडिया से बाहर बेहतर है? मैं बोलूं, आर्ट कम्युनिटी में सिर्फ इंडिया में काफी अच्छा है। अगर मैं आप मेरा इंडिया में को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसे कम लोग मिलते हैं यहाँ पे कि जो आर्टिस्ट को बोलते हैं ये कोई कैरियर पाथ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आर्ट को कभी कैरियर माना ही नहीं गया है। आर्ट को हमेशा से हॉबीज और फन के लिए देखा गया है। तो लोग आर्ट को, आर्टिस्ट को अभी तक मुझे नहीं लगता है कभी देखेंगे भी। मुझे ऐसा अभी मैं चाहता भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं मैं बस काम करूं। बट अगर मैं यूरोप की बात करूं और इंडिया के बाहर वेस्ट कंट्रीज की बात करूं,
तो मुझे लगता है मैं कोई आईटी का पर्सन हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा अफसर हूँ। लोग जिस तरीके, जब भी मैं किसी क्लास में जाता हूँ, इंडिया में मैंने स्कूल्स में काम किया, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ क्लास मिल रहा है, वहां क्लास मिल रहा है, सब अच्छा है, टीचर्स का रिस्पेक्ट मिला, बट डांस टीचर कोई नहीं, टीचर बताया जाता है। बाहर में जाता हूँ ना, मेरे क्लास में मुझे लोग रिसीव करते हैं बाई कार, लोग मुझे क्लास ले जाते हैं, मेरा हर कुछ प्रिपेयर होता है पहले से, जो इज्जत वहां मिलता है, तो लगता है ना कि ये उनके नजर में हर एक चीज कैरियर है। अगर आप फोटोग्राफर है, कैरियर है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं अपने लाइफ, अगर आप उस लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट है, तो आपके लिए काम आपका पैशन है, तो आप उस काम को कैरियर की तरह से, वहां पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बट इंडिया में रिस्पेक्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट सबका अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का, कोई गलत नहीं है। शायद आर्टिस्ट लोग अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए अभी तक, ताकि लोग इसको फॉलो अप करें कि ये कैरियर है। पर थोड़ा रिस्पेक्ट सब अर्न चाहते हैं लाइफ में, और रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है, मांगा नहीं जाता है। तो होपफुली लाइफ में कभी यहाँ भी रिस्पेक्ट मिलेगा, जैसे कि अभी शुरू हुआ आपके साथ, होपफुली ये आगे बढ़े। और बाकी काफी डिफरेंस है यूरोप और इंडिया में, अगर देखा जाए तो इस चीज को लेकर, आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट को लेकर काफी ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। इसको फील करने में काफी समय लग सकता है इंडिया में। ये जो रिस्पेक्ट को लेकर बात है, तो वेस्ट कंट्रीज में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट है और यहाँ पर कम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हम भी वहां जाके शिफ्ट कर जाएं, या डांस में वहां जो हमको रिस्पेक्ट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, तो हम परमानेंट वहां जाके बस जाए, ऐसा कुछ फील हुआ कभी? ऐसा फील काफी बार हुआ है, पर तभी मैं आज बता रहा हूँ, मैं 2023 में से जर्मनी में शिफ्ट हूँ। मैं जर्मनी में रह के काम कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे परमानेंट हैं या फिर टेम्पररी? मैं वहाँ पे वर्किंग वीजा पे हूँ, मैं वहाँ फ्रीलांसर वीजा पे हूँ। मैं वहाँ पे क्या क्या होता है ना, मैं इंडिया में, मैं जब भी बात आती है कि आप बाहर शिफ्ट होने का, कि बाहर आप शिफ्ट हो, जैसे आपने पूछा, तो मैं बाहर शिफ्ट सिर्फ काम की वजह से हुआ हूँ। बिकॉज मेरे को पता है मेरे को अब अपने काम को एक्सपेंड करना है, काफी टाइम से मैं कर चुका हूँ काफी बड़ा, तो मैं और करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, जब इंडिया में मैंने काम किया है स्कूल्स में, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे को कोई परफॉर्मेंस मिलता है कि आपको यहाँ पे जाके सिखलाना है, तो अगर मैं उनको बोलता हूँ मुझे अपने काम का 800 चाहिए, अगर मैं इन वे में 800 मांगता हूँ, उनका कहना तो कभी 800 देंगे नहीं, उनका कहना है नहीं 800 तो वो ज्यादा हो गया, आप 400 दूंगा। तो रीजन क्या है, ये भी एक तरीके का रिस्पेक्ट है कि अगर कोई आपके पास, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अगर आपको बोल दे कि आपको 1000 चार्ज है, तो आप दोगे, बिकॉज आप क्वेश्चन नहीं कर। बट हमारे साथ हमेशा क्वेश्चन होता है। जब मैं जर्मनी में काम किया, तो मेरे काम का प्रॉपर इज्जत सिर्फ इसी तरीके से नहीं, मेरे को पैसे में प्रॉपर इज्जत मिलता है। अगर मैं उनको बोला मुझे 8000 चाहिए पर आवर का, तो मुझे देते हैं 8000 पर आवर का। तो क्वेश्चन सुनकर उनको पता है कि मैं फिजिकल वर्क कर रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ डील करूंगा, मेरे को प्रॉब्लम्स आएगी, तो सारा, तो ये चीज होता है ना, इसी को मैं सोच के कि अगर मैं बाहर रहता हूँ और मैं बाहर कमाता हूँ, तो मैं अच्छे तरीके से अपने एनजीओ को यहाँ चला पाऊंगा, सोशल वर्क कर पाऊंगा, पैसा ज्यादा होगा, काम वही होगा बट पैसा ज्यादा होगा। प्रॉब्लम्स क्या होगी, मैं अपने ग्रुप से दूर रहूंगा, मैं अपने फैमिली से दूर रहूंगा, अपने शहर से दूर रहूंगा, कंट्री से दूर रहूंगा। तो इस तरीके से देखा जाए ना, तो वो मेरा मैं उसी को सोच के बाहर रुक रहा हूँ। पर फिर भी बोलते हैं ना, काम करने का मन होता है अपने जगह पे तो करना होता है, इसीलिए मैंने 6 मंथ वहां रहने का प्लान किया है, 6 मंथ यहाँ रहने का प्लान किया, तो 6 मंथ वहां काम करता हूँ, 6 मंथ यहाँ काम करता हूँ। तो जो डांस सीख रहे हैं उन बच्चों के लिए हम ऐसा पूछना चाहते हैं कि एक दो ऐसा शो के बारे में, एक दो ऐसा रियलिटी शो, एक दो ऐसा प्लेटफॉर्म, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं, जिसके बारे में बच्चे जाके गूगल पे जाके सर्च करें और वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो बच्चे डांस सीख रहे हैं या जो सीख चुके हैं, उनको आप प्लीज थोड़ा इन सब चीजों के बारे में बताएं। बेसिकली प्लेटफॉर्म्स काफी है। अभी क्या है ना कि बॉलीवुड जो है, सो इंडिया में हर डांसर एटलीस्ट जानता है इस चीजों को। तो वो होता है ना कि अगर आप इंडियन आर्टिस्ट के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, तो आपका स्टाइल उनसे मिलता जुलता है, तो आपको प्रॉब्लम्स, आपके लिए स्टेप्स काफी हार्ड है। बट क्या होता है, बाहर का स्टाइल डांस का अलग है, तो अगर आप यहाँ से इंडियन डांस स्टाइल लेकर बाहर जाते हो, तो आप अलग दिखते हो, तो लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं, और आप न्यू फ्रेश चेहरा दिखते हो। तो मैं बोलूंगा वर्ल्ड ऑफ डांस है, अमेरिका गॉट टैलेंट है, अभी काफी सारा अंडरग्राउंड रेड बुल का बैटल्स आ रहा है, बैटल्स करना चाहिए, लोग करते नहीं है। बैटल्स के बारे में हम भी सुने हैं, तो ये बैटल्स कैसे, किस तरीके से उसकी जानकारी मिल सकती है? बैटल्स का सबसे पहला प्रिपरेशन मैं बोलता हूँ अपने क्लास से शुरू होता है, अपने अंदर से शुरू होता है। बैटल्स करना सबसे पहले कॉन्फिडेंस काफी जरूरी है। ऐसा बैटल जो जहाँ पे वो कुछ बच्चा अर्न कर पाए, ऐसा भी बैटल्स होता है? काफी बैटल्स होता है। आप सबसे बड़ा हमारे इंडिया में भी चल रहा है, जो कि इंडिया का पूरा वर्ल्ड का, रेड बुल करवाती है उस बैटल को। तो उसमें अगर बच्चे जाते हैं, उसमें जाना आसान नहीं है। बट मैं क्या बोलता हूँ ना, पहले बाहर अगर बच्चे निकलते हैं, आउट ऑफ इंडिया बाहर निकलते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता है नए डांसर से मिलके कि उनमें क्या लैक है, उनको क्या अपने अंदर इनबिल्ड करना है। बिकॉज बैटल सिर्फ इंडिया में होता है, तो इंडिया का बैटल आपको मैंने बता दिया इंडिया के अंदर होता है, और जब वो आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनली वे में होता है, तो आपको जानना पड़ेगा चीजों को। आप सिर्फ अपने ऊपर जाकर नहीं जा पाओगे, आपको पहले रिसर्च करना होगा। रिसर्च के लिए बाहर जाओ, काम करो, सेम टाइम अर्न करो, सेम टाइम एक्सप्लोर करो, सीखो नए डांसर से। बिकॉज आप अर्न कर रहे हो तो सीखना शुरू करो। मैं भी सीखता हूँ, मैं भी वर्कशॉप ज्वाइन करता हूँ अभी भी जाके। तो सीखो, उससे क्या होगा ना, आप नया नई चीजों को अडॉप्ट करोगे, तो जब आप लड़ाई में, मतलब लड़ाई बोलते हैं डांस को हम लोग, बोलते हैं युद्ध, महायुद्ध बोलते हैं जब डांस का होता है, जब वहां आप जा रहे हैं ना, तो आप एटलीस्ट विल प्रिपेयर्ड होकर जाओगे। अदरवाइज आप वहां पे जाके किसी न किसी वजह से लैक हो जाओगे। तो इसी कारण बोलता हूँ कि बैटल्स इंप्रोवाइज होता है,
बैटल्स कभी भी कोरियोग्राफ नहीं होता है। आपको लाइव म्यूजिक मिलेगी, आपको नहीं पता है म्यूजिक क्या आने वाली है, आपके पास लाइव कॉम्पिटिटर होगा, आपको नहीं पता है किसके साथ होने वाला, आपको डायरेक्ट मिलेगा और 1-2 नॉकआउट राउंड होता है। आपको म्यूजिक मिला, सेम म्यूजिक उसको मिलेगा, 30 सेकंड का टाइम होगा, आप जो करना है कर दो, उसमें जितना आपको पोटेंशियल है लगा दो, जो होगा रिजल्ट सामने होगा, वो होता है। और उससे इसीलिए क्लास में हमेशा इंप्रोवाइज करना शुरू करना चाहिए डांसर्स को। ये नहीं कि हर बार टीचर आके कोरियोग्राफी सिखलाएगा, मैं कोई कोरियोग्राफी सेट कर दूंगा और मैं उसको करूंगा। फिर होता है ना, शादी में लोग जाते हैं, आपको सुनने को मिला होगा, भैया ये वाला गाना बजाओ, मुझे इसमें करना है। डांसर वो नहीं होता है, डांसर होता है कोई गाना बजाओ, मैं कर दूंगा। तो वो चीज करना से वही बैटल्स में होता है, आपको फ्री होना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको इंप्रोवाइज करना होगा। जैसे बैटल्स के बारे में आपने बताया कि एक वर्ल्ड डांस के बारे में, वर्ल्ड ऑफ डांस वर्ल्ड ऑफ शो है, टीवी अमेरिका शो गॉट है। टैलेंट, हाँ या फिर रेड बुल एक परफॉर्म कराती है बैटल्स, हाँ फिर इंडिया में बैटल्स होता होगा। हाँ तो इन सब चीजों के बारे में कहीं ना कहीं वर्कशॉप से पता चल पाएगा बच्चों हाँ को, हाँ। वर्कशॉप से या उनकी टीचर से पता चल पाएगा, या इंटरनेट से भी पता चल सकता है। सवाल अब सर उन मुद्दों पे जाता है कि आर्ट को, आर्टिस्ट को या डांसर को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार कितना सपोर्ट करती है कि वो बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो सपोर्ट का मतलब मेरा अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे को तो अभी तक कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिला नहीं है अभी तक फिलहाल। कभी भी नहीं, एक बार ट्राई किया था करने का पटना में, बट वैसा कोई रिस्पांस मिला नहीं, तो पहले फिर छोड़ दिया। बट फिलहाल काफी आर्टिस्ट गवर्नमेंट सोच करवाती है, जैसे बहुत महोत्सव अपने बिहार में होता है बोधगया में, मैंने वहां पे प्रोग्राम कर रखा है, पर मेरे को कुछ से बोलने में कुछ डर लगता नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर, मैंने परफॉर्मेंस किया था, मेरे को पैसा नहीं मिला परफॉर्मेंस का। वो पैसा पता नहीं कहाँ गया, मैंने किन्हीं के जरिए करवाया था, बट मेरे को पैसा 1 रुपया नहीं मिला। मैं पैसा अपने लिए नहीं रखता हूँ, बच्चे परफॉर्म किए थे, मैं शायद वो पैसा जो आएगा बच्चों का होगा, बट वो मिला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया फिर करना ही, मैं आस की करना छोड़ दिया। पर अभी लगता है कि जैसे स्थिति अभी चल रही है, एक बार और ट्राई करना बनता है। तो मैं इन फ्यूचर जब ये स्कूल तैयार करने जा रहा हूँ, मैंने बोला था वो स्कूल नहीं है, वो शेल्टर होगा, तो वो स्कूल जब तैयार करूंगा ना, तो मैं फिर से एक बार अप्रोच करूंगा गवर्नमेंट से, शायद गवर्नमेंट सपोर्ट करे। पर मुझे लगता है काफी आर्टिस्ट का चांसेस है अगर वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जाना शुरू करे, लेकिन दिक्कत यही आती है कि वो उनको प्रॉपर पैसा दिया जाए उसके उनके काम का, तो सब कुछ अच्छा है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज है, बट कहीं ना कहीं पैसे पे आके वो अटक जाती है। तो कोई ऐसा तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा रास्ता होगा, गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती होगी, गवर्नमेंट कुछ ऐसा बताती होगी कि हाँ ये एक जरिया है कि आर्टिस्ट इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कुछ तो ऐसा होगा। मुझे लगता है सिर्फ गवर्नमेंट से वैसा कोई स्कीम के बारे में मुझे तो प्रॉपर पता नहीं है फिलहाल, मैंने रिसर्च किया और कर रखा है, इस पे वैसा कुछ पता है नहीं। बट ये जरूर पता है कि अगर आर्टिस्ट उनके प्रोग्राम में काफी सारा परफॉर्मेंस होता है, गवर्नमेंट के तरफ से अप्रोच किया जाता है प्रोग्राम को लेके, उसमें बच्चे जा सकते हैं। पर वही है फिर से कि आपको कैरियर बनाना है तो वहां तक आप सीमित नहीं रह सकते हो। बट फंड का बात है, इंटरनेट पे आप रिसर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट का साइट से, अपना बिहार गवर्नमेंट का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, उसमें कुछ स्कीम्स है, अगर आप उस स्कीम से मैच करते हो उसके अनुसार तो आपको फंड किया जाएगा, क्योंकि वो लोग क्लासेस खोलने के लिए पैसा देती हैं। अगर आपका प्रॉपर प्रिपरेशन वैसा हो तो क्यों आपको फंड करे गवर्नमेंट। तो अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, करना चाहते हो, कुछ सोसाइटी के लिए बेहतर कर रहे हो, तो वहां पे फंड है। बट रीजन ये है ना कि आपको उसके लिए स्ट्रगल करना होगा, फंड इजिली नहीं आपको मिल जाएगी। तो मुझे लगता है बट कोशिश सबको करना चाहिए एक बार अपनी लाइफ में एटलीस्ट ट्राई करने का। कब किसका लक को किसको मिले किसी को नहीं पता। अच्छा, इस बारे में बताएं कि क्या क्या ऐसा रास्ता है, कुछ तो ऐसा रास्ता होगा, कुछ ऐसा बैटल्स होगा जहां से बच्चे चाहेंगे तो कुछ जो डांसर होंगे वो अर्निंग कर सकें। मैं बता रहा हूँ ना, अर्निंग करने का काफी सारा पॉसिबिलिटीज इस फील्ड में। सबसे पहला पॉसिबिलिटी है, अगर जब तुम सीख रहे हो ना तो पहले प्रॉपर सीख लोगे, अगर इस चीज को अगर प्रॉपर मन से अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है उससे अच्छी तरीके से ऑनेस्ट होकर सीख लोगे ना, तो काफी जरिया पैसा कमाने का। सबसे पहला जरिया मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी कि अपने इर्द गिर्द के जो स्कूल्स हैं आपके इर्द गिर्द, वहां पे जाना सिखलाना शुरू कर दो। रीजन क्या होता है ना कि आप क्लासेस में सिखलाते हो, आपको डांसर्स मिलते हैं जो डांसर प्रॉपर एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं आपसे। बट स्कूल्स में क्या होता है ना, क्लासेस देना होता है आपको जाके। तो आप जब बिगिनर्स के साथ काम करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वो लोग पैशन नहीं है उनका, वो उनका हॉबी है जो स्कूल उनको दे रही है। तो पहले स्कूल्स में जाके कमाओ, वहां पे से आपको मिलेगा पैसा, फिर अपना खुद का प्रैक्टिस के लिए स्टूडियोज खोलो, अपने प्रैक्टिस के लिए खोलो सबसे पहले। दूसरा है कि उसके बाद बाहर जाने का सोचो। टीवी रियलिटी सोच भी एक जरिया है, पर वहां पे जाने का है ना क्या कि आपको वो चेहरा बनना होगा जो चेहरा आपको स्क्रीन पे आ पाए। आपको अपना बैकग्राउंड वैसा ही आपका होना भी चाहिए। तो सब लोग का चांसेस रियलिटी शो में है नहीं, और अगर वहां जाना है तो आपको सबसे पहले कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा अपना, कि मुझे अभी डांस करना है, आगे 2 घंटे के बाद मैं जाके अपना ये कर लूंगा, 3 घंटे का दोस्त के साथ बैठना है, नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर बड़े स्टेज पे जाना है, सबसे पहले अपने पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना होगा। आपको पूरा टाइम अपने ऑनेस्ट होकर अपने डांस को देना होगा या अपने आर्ट को देना होगा, तभी आप एक्सेप्ट करोगे कि आर्ट आपको वापस दे कुछ अपने तरफ से।
तो सबसे जरूरी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, हर कुछ त्यागना होगा। प्रेशर्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी, बट आपको फोकस रखना अपने गोल पे। तो मैं बता रहा हूँ ना, सेकेंडली आप जा सकते हो, जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड ऑफ डांस है इंडिया के बाहर, इंडिया में काफी सारे शोज आ रहा है, सारे शोज में जाओ, सारे शोज में कॉम्पीट करो, जीतो या ना जीतो एक्सपीरियंस मिलेगा। जितना एक्सपीरियंस यहाँ गेन करोगे उतना एक्सपीरियंस बाहर काम आएगा। उसके बाद बाहर भी अपॉर्चुनिटीज काफी बड़ा है, इंडिया के बाहर जैसे मैंने बताया हांगकांग में होती है कॉम्पिटिशन, थाईलैंड में कॉम्पिटिशन होती है, ये हमारे नेबर कंट्रीज है, यहाँ जाना उतना हार्ड है नहीं, सबको पता है। आप श्रीलंका जाओ, श्रीलंका में भी कॉम्पिटिशन होती है, मेरा एक फ्रेंड है शाम से वो गया है इसी बार, वो अच्छा करके आया है। तो ऐसे काफी सारे अपॉर्चुनिटी अपने इर्द गिर्द घूम रही है ना, उसको पहले ग्रैब करो, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, नेम मिलेगा। उसके बाद कोई बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन करो बाहर जाके, अगर लगता है इंडिया ही में काम करना है मुंबई में, तो किसी बड़े ग्रुप्स को पहले ज्वाइन करो जिनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उनके पास सीखो, सीखने के बाद उनके जरिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सेकेंडली बैटल्स करना शुरू करो, जितना बैटल्स करोगे, जितना इंप्रोवाइज करोगे, उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके थ्रू बाहर काफी बैटल्स होता है, प्राइस बहुत हाई होता है बैटल्स का, अगर आप जीतते हैं तो उसका प्राइस काफी हाई होता है, उसमें जाओ। दूसरा कि इंडिया के बाहर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है क्या ना, कि आपका स्टाइल जो मैंने पहले बता रखा है कि आपका इंडियन स्टाइल है ना, जो कि न्यू है उनके लिए, अगर ये लेके आप बाहर जाते हैं तो आप फ्रेश दिखोगे, तो आपका चांसेस 100% बढ़ जाता है जो आपको इंडिया में नहीं है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज है, काफी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन सिर्फ स्टूडियो खोल के कमाना ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब मैं सबको सजेस्ट करूंगा डांसर्स को अपने लाइफ को स्टूडियो में मत व्यर्थ करना, कि आज मैं सीख रहा हूँ कल मैं स्टूडियो खोल दूंगा। तो मैं अगर कुछ बड़ा करने का मन है तो स्टूडियो खोलना, बट अगर सोचोगे स्टूडियो खोल के कमा लूंगा मैं, तो मैं तो बिहार का आपको बताऊंगा, बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टूडियो खोलोगे, पैसा आपको लोग देने वाले है नहीं, लोगों को लगता नहीं कैरियर है, लोग सपोर्ट करते नहीं है। तो इसी कारण मैं बोलूंगा अपने लाइफ को अपने लिए जियो और कुछ बड़ा करने को सोचो यहाँ से बाहर। अच्छा, कुछ ऐसे डांसर्स का नाम बताएं जो नेशनल लेवल पे, जिनको आप जानते हैं कि वो बहुत छोटे से सोर्सेज से, छोटे से जगह से उठकर आज बहुत बड़ा खुद को ब्रांड बना चुके हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो बॉलीवुड में हैं, या जिनको आप जानते हैं, तो किन्हीं का ऐसा नाम बताएं जो बहुत छोटे से उठकर अभी बहुत अच्छा मैं बताऊंगा, जैसे कि बड़ोदरा में जन्म हुआ था, मैं बताया था, तो उस समय पता नहीं था, मैं छोड़ता नहीं शायद बड़ोदरा, अगर मेरे को धर्मेश सर के बारे में पता होता पहले तो उनका स्टोरी देखा था। धर्मेश सर पहली बार जब शो पे आए थे, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ आज तक, और मैं चाहता भी नहीं मिलना, बिकॉज मैं मिलूंगा तो जो फैन है उनका उनका होने का जो है ना अंदर से, वो खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो मेरे को मिलने का मन नहीं उनसे। धर्मेश सर को काफी फॉलो किया शुरू से, तो उनको देख के लगता है वो कहाँ से इंसान निकला है और कहाँ पहुंचा है आज। तो वो जर्नी उनका देखता हूँ ना, तो मेरे को पता है पैसा उनके पास आज आया। जब वो क्लास चला रहे थे बड़ोदरा में ना, उनके पास कुछ नहीं था, एक छोटा सा क्लास था जहाँ पे बच्चों को सिखलाते थे, बट वो स्ट्रगल बड़ोदरा से लेकर मुंबई तक का सफर देख के उनको फॉलो किया है मैंने काफी तक। बट मेरा सपना रिलेटिव तो था ही नहीं, बस मैंने उनको डांसर के तरीके से फॉलो किया है। तो इसी कारण यही इंस्पायर करता है ना, तो लगता है कि वो इंसान जब कर सकता है ना, तो और भी डांसर्स यहाँ से कर सकते हैं, पर उनके सोच में कुछ ना कुछ तो अलग होगा जो यहाँ पे लोगों के पास नहीं है। तो अगर सोच को समझा जाए ना, डांस सब करते हैं, अगर सोच को पकड़ा जाए ना, तो सभी लोग आगे जा सकते हैं। एक फनी इंसिडेंट आप कई बार हमसे शेयर कर रहे थे कि जब आप नए बच्चों को फर्स्ट टाइम लेकर जा रहे थे जर्मनी, तब उनके पेरेंट्स कुछ कहा करते थे या नहीं ले जाने दिया करते थे, तो क्या क्या कहा करते थे, आप बताएं थोड़ा। ये काफी फनी हो जाएगा ना। मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसा बोला था शुरू में, मेरी मम्मी ने नहीं बोला था, बट मेरे जो मोहल्ले वाले हैं ना वो बोलते हैं। उनका कहना है क्या ना कि पहले एक सोच चलता था, अगर विदेश जाएगा तो उसका किडनी निकाल देगा लोग, बेच देगा ले जाके किडनी। मेरी मम्मी मेरे को बोली थी मत जाओ, ऐसे ऐसे बोल रहा था, मैं तो चला गया बिकॉज मुझे पता था अपॉर्चुनिटी एक बार मैं निकल गया। बट सेम क्वेश्चन मेरे साथ हुआ जब मैं बच्चों को ले जाने लगा। पेरेंट्स को अब उनका क्वेश्चन है कि नहीं ले जाओगे, लोग बोलता है किडनी निकाल लेता है, बाहर भेज देता है, कौन निकालता है मुझे खुद नहीं पता कौन निकालता है। तो ये क्वेश्चन था ना, मेरे को पता नहीं था हंसना है या इस पे क्या करना है, तो मैं खुद कंफ्यूज था चीजों को लेके। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि ऐसे पर पेरेंट्स से बात करना हार्ड हो जाएगा मेरे लिए, हर घर विजिट करना, हर पेरेंट्स से बात करना। मैंने क्या किया ना, मैंने चालू कर दिया पेरेंट्स मीटिंग, सारे पेरेंट्स को एक जगह बुलाता हूँ अपने सेंटर पे, पूरा ऊपर एलईडी स्क्रीन होता है, क्या करना है, कहाँ जाना है, वो भी उनके लिए पूरा नहीं था। वो तो मैं बता रहा था ना, मेरा वर्ष था, हमको पता नहीं था। फिर मेरे को लीगल पेपर साइन करना पड़ा था, मेरे को कोर्ट से 1000 का पूरा स्टैम्प पेपर मंगवाना है, उसमें लॉयर से लिखवाना है, कुछ होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा, मेरा पूरा आईडी कार्ड सब देना पड़ा। तो ये 2 बार 3 बार मेरे को दिक्कत आया टूर में, पेरेंट्स को समझाने में, हर बार लीगल करना। बट जैसे जैसे पिछले 10 साल में मिलते गए तो और पेरेंट्स को इससे संतुष्टि होते गया, तो अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पेरेंट्स को, मेरे को बच्चों को रात में रोकना भी होता है ना, तो किसी पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, और इजीली पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी, अभिषेक कुमार जी, जो लगातार बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं आर्ट सिखाने में, डांस के आर्ट को सस्टेन करके बचाने में, और उस छोटे छोटे
अंडर प्रिविलेज लोगों, स्लम बच्चों और ऐसे बच्चों के साथ जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसको भी वो सिखाते हैं और उनको भी वो सपोर्ट देते हैं जो सपोर्ट एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे पाती है। तो अब सवालों का सिलसिला खत्म करते हुए रैपिड फायर पे आते हैं और इनसे रैपिड फायर गेम करते हैं। तो रैपिड फायर के लिए आप रेडी? Of course. रैपिड फायर में आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, आप उसको चूज करना है। डांस या डिसिप्लिन? Oh, tough. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है तो डांस अपने आप हो जाएगा। ओके। डांसर्स को क्या चाहिए, फेम या इम्पैक्ट? मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी चाहिए, इसमें ऑप्शन है नहीं। डांसर को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, चीजों को कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको बेहतर क्या लगता है, स्टेज या क्लासरूम? क्लासरूम। स्टेज नहीं, एक डांसर को तो स्टेज चाहिए होता नहीं, स्टेज चाहिए, जब क्लासरूम में अच्छा करोगे तभी स्टेज पे जाओगे। है। आपको बेस्ट क्या लगता है, एक डांसर के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है, इंडिया या यूरोप? आई थिंक मैं तो ये हार्ड वर्क करना, मेरे को लगता है हर डांसर का अपना अपना है। तो किन्हीं को इंडिया में अच्छा लगता होगा, किन्हीं को बाहर लगता है, मुझे बाहर लगता है बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट और बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट आई थिंक ये हार्ड क्वेश्चन है, जिनको जहां कंफर्टेबिलिटी है ना वहां पे वो कर सकते हैं। सपोर्ट या सेल्फ बिलीफ, डांसर को क्या चाहिए? ज्यादा सेल्फ बिलीव चाहिए एंड देन रेदर सपोर्ट फॉर श्योर इम्पोर्टेंट। पैशन या प्रोफेशन? पैशन। प्रोफेशन। प्रोफेशन आ जाएगा उसके साथ। सोशल मीडिया या रियल लाइफ ऑडियंस, बेहतर कौन सा है? रियल लाइफ ऑडियंस। फ्री क्लास या फिर पेड रिकॉग्नाइजेशन? आई वुड से फॉर अर्निंग फॉर श्योर पेड, बट फ्री क्लास इज ऑल्सो गुड। सब कुछ बच्चों को फ्री सिखलाया जाए तो एटलीस्ट कर पाए तो। आपका ड्रीम क्या है, बच्चों को लेकर भी और आपको भी लेकर, कि बेस्ट इंस्टीट्यूट, फ्री इंस्टीट्यूट खोलना या वर्ल्ड टूर करना? वर्ल्ड टूर करना। ओके, सो थैंक यू फॉर अभिषेक जी, कि अभिषेक सर हमारे यहाँ आए, हमारे बीच बताएं एक डांसर की लाइफ किस तरीके से होती है, एक डांसर अपने लाइफ में क्या क्या फील करता है, उसकी लाइफ किस तरीके से स्ट्रेसफुल हो सकती है, क्या स्ट्रगल हो सकता है, उसके बावजूद अगर वो डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से, जिस तरीके से सर ने बताया, अगर वो डांस को लेकर चले तो वो कामयाब बन सकता है। डांस इज अ काइंड ऑफ आर्ट जो आपको बेहतरीन लाइफ भी दे सकती है और बेहतर लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको प्रेरित भी कर सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द खान शो। आज हमारे बीच अभिषेक सर, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी बताई, डांसर्स की लाइफ की जर्नी बताई। तो देखने के लिए शुक्रिया। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चीज से देखें और कमेंट करें कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा और क्या समझा। थैंक यू।